हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल जीरो एनर्जी, बाकी कुछ नहीं कह रहा। अब मैं बात करूं बेटा तो लास्ट लेक्चर में, प्लीज अब चलिए बस बातें बंद। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने यूनिट स्टार्ट करी थी। आप लोगों की यूनिट का नाम था द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड। बेटा इसके अंदर हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था बेटा मनी की डेफिनेशन। मेरे को एक बार बताओ बेटा, मनी की डेफिनेशन के अंदर मनी कैन बी एनीथिंग दैट कैन सर्व। 3 पॉइंट होने चाहिए। पहला पॉइंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू? जिसको आज हम सेव करें और फ्यूचर में रीयूज कर सकें। ठीक है। सेकंड पॉइंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब मैं सामने वाले से कोई चीज परचेज कर रहा हूं, सामने वाला मुझे कोई चीज सेल कर रहा है, तो बेटा मैं रिटर्न में उसको क्या दूंगा? मनी दूंगा। दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एंड थर्ड पॉइंट इज कॉमन बेस। कॉमन बेस का मतलब यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है बेटा हर चीज का एक प्राइस होता है और उस प्राइस के बदले हमारे पास एक कॉमन चीज है एंड दैट इज नोन एज मनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट से आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने जाते हैं तो बेटा हर गुड्स एंड सर्विसेज का एक प्राइस होता है और उस प्राइस के बदले हम सामने वाले को क्या देते हैं बेटा? एक कॉमन, दैट इज एक यूनिट ऑफ अकाउंट मींस एक कॉमन बेस एंड दैट कॉमन बेस इज मनी। तो बेटा 3 पॉइंट दिमाग में रखेंगे। इसके बाद बेटा हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा कंप्लीट किया था? फिएट मनी। फिएट मनी का सिंपल सा मतलब वो करेंसी जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज वो करेंसी जो गवर्नमेंट क्या करता है? इशू करता है। दैट करेंसी इज फिएट मनी। लेकिन फिएट मनी का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ वो आपको बताया गया। सबसे पहले कौन सा सिस्टम चलता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब बेटा मेरे को कोई गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए तो बेटा मैं सामने वाले से गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करता हूं। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास व्हीट है, मुझे राइस चाहिए, तो मुझे एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास क्या हो? राइस, और उसको व्हीट की नीड हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है बेटा? इस पर्सन को ढूंढने में मुझे क्या लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम। तो बेटा इस बार्टर सिस्टम को रिप्लेस किया गया और नया सिस्टम मार्केट में आया जिसमें बेटा हम लोग एक्सचेंज करते थे किस चीज को बेटा? मेटल के कॉइन्स को। मेटल के कॉइन्स का मतलब बेटा प्रीशियस मेटल कॉइन्स, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स। ठीक है। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स को जब हम लोग यूज करते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो उसमें एक प्रॉब्लम थी। एक तो गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स बहुत ज्यादा स्केर्स। व्हाट इज द मीनिंग स्केर्स? लिमिटेड। और दूसरा बेटा उनको कैरी करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी बिकॉज दे आर हैवी। ठीक है। इसलिए बेटा एक और सिस्टम आया मार्केट में। हम अब गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स को कहां डिपॉजिट करेंगे? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, दैट इज बैंक में डिपॉजिट करेंगे। बैंक उतनी वैल्यू का, जितनी वैल्यू का गोल्ड एंड सिल्वर हमने बैंक में डिपॉजिट करा उतनी वैल्यू का हमें क्या देगा? एक नोट। और फिर हम उस नोट से गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर पाएंगे? परचेज। फिर बेटा एक बात और आई कि ये जो मेटल के कॉइन्स और नोट के बीच में जो लिंक था इसको क्या कर दिया? डीलिंक, हटा दिया। अब आज के डेट में हमें कोई भी करेंसी चाहिए तो उसके लिए बैंक में गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है और यही करेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फिएट मनी। एक बात और याद रखना, फिएट मनी मटीरियली वर्थलेस है। क्यों वर्थलेस है? क्योंकि है तो एक पेपर, लेकिन बेटा इसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि कलेक्टिवली सारे नेशन ने एक्सेप्ट किया है। मींस इसकी वैल्यू तभी इसके साथ एस्क्राइब हुई है क्योंकि नेशन में सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी के अंदर टोटल कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी? 8 थी, 6 नहीं थी, 8 थी। पहली कैरेक्टरिस्टिक, सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल। ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग। इसका मतलब मैं स्टोर करके रखूंगा, फ्यूचर में रीयूज करूंगा, इसकी वैल्यू में गिरावट नहीं आएगी। थर्ड वन, एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल। दूर से भी लोग पहचान देते हैं कि ये 500 का नोट गिरा हुआ है। नकली नोट को भी उठाने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा मतलब है हम इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि 500 है, 200 है, 100, दैट इज सिंपली मतलब एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल। इसके बाद नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब क्या है? सब लोग इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? आंसर इज नो। मींस सब लोग, सारे लोग इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था? रिलेटिवली स्केर्स। इसका मतलब मनी की सप्लाई नहीं है, ऐसा बोल रहा है। मनी की सप्लाई है लेकिन हमारी वांट्स के कंपैरेटिवली हमेशा क्या होगा? कम होगा।
इसका मतलब बेटा रिलेटिवली स्केर्स। अगर मुझे पैसा, मैं अगर पैसे की बात करूं तो बेटा जितनी मेरी नीड है उस नीड के कंपैरेटिवली बेटा मेरे पास जो पैसा है वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। इसको बोलते हैं रिलेटिवली स्केर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था? इसका मतलब डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स, लेकिन उसकी वैल्यू में गिरावट नहीं आएगी। बताया था अगर मेरे पास 200 रुपए हैं, उस 200 रुपए के या तो मैं 100 के 2 पार्ट करूंगा तब भी वैल्यू क्या रहेगी 200, या 50 के 4 करूंगा तब भी वैल्यू क्या रहेगी 200। नेक्स्ट क्या पढ़ा था? पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब इजिली एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आप क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या बताया था? बस हो गया कल्याण। यूनिफॉर्मिटी का मतलब सब लोगों ने इसको क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। दूसरा, एक मिनट, हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रीयूज। ठीक है, कहने का मतलब यूनिफॉर्मिटी का मतलब सब लोगों ने कलेक्टिवली इसको क्या किया है, एक्सेप्ट। तो बेटा ये हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे। अब एक मिनट, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा हेडिंग डाल लो डिमांड फॉर मनी। कुछ कॉन्सेप्ट और आएंगे लेकिन पहले ये समझा रहा हूं डिमांड फॉर मनी। इसके बाद कुछ स्मॉल कॉन्सेप्ट और हैं वो समझाऊंगा, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना इस पे फोकस करो, दैट इज डिमांड फॉर मनी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड फॉर मनी? डिमांड फॉर मनी का सिंपल सा मतलब है, मैं यहां लाइन लिख रहा हूं, इफ पीपल डिजायर टू होल्ड मनी। प्लीज ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इफ पीपल डिजायर टू होल्ड मनी, दैट इज नोन एज डिमांड फॉर मनी। सर क्या मतलब हुआ इसका? इसका सिंपल सा मतलब है बेटा, अब मैं लेमन टर्म्स में बात करता हूं। सिंपल सा मतलब क्या है, मैं अपने पास कितना पैसा रखता हूं। ध्यान से सुनो, मैं अपने पास कितना पैसा रखता हूं इन दी फॉर्म ऑफ कैश। बिल्कुल लेमन टर्म्स में बात कर रहा हूं, मैं अपने पास कितना पैसा रखता हूं इन दी फॉर्म ऑफ कैश। इसको बोलेंगे बेटा डिमांड फॉर मनी। सर क्या मतलब हुआ? बेटा मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बेटा 10,000 रुपए हैं और ये 10,000 रुपए में से मैंने 7,000 रुपए अपने पास रखे। ठीक है, तो ये 7,000 रुपए मैंने अपने पास रखे इन दी फॉर्म ऑफ कैश। इसको क्या बोलेंगे बेटा? डिमांड फॉर मनी। बेटा इस 10,000 में से 3,000 रुपए मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, ये बैंक में चले गए, इसको डिमांड फॉर मनी नहीं बोलेंगे। तो बेटा जितना पैसा मैं अपने पास रखता हूं इन दी फॉर्म ऑफ कैश, इसको बोलते हैं बेटा डिमांड फॉर मनी। और एक वर्ड में बात करूं, डिमांड फॉर मनी का मतलब है मैं जितना पैसा अपनी पास रखता हूं इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड, दैट इज लिक्विड फॉर्म में जो पैसा मैं अपने पास रखता हूं उसको बोलते हैं बेटा डिमांड फॉर मनी। सर एग्जांपल मैंने आपको दिया है, मेरे पास 10,000 रुपीज हैं, 10,000 रुपीज में से 7,000 मैंने अपने पास रखे इन दी फॉर्म ऑफ कैश। तो बेटा ये 7,000 क्या कहलाएगा? डिमांड फॉर मनी। 3,000 को मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, या क्या ये पैसे क्या मेरे पास है इन दी फॉर्म ऑफ कैश? ये बेटा बैंक में डिपॉजिट हैं, तो बेटा ये डिमांड फॉर मनी नहीं कहलाएगा। तो बेटा लाइन पढ़ना, इफ पीपल डिजायर टू, देखो वर्ड क्या लिखा है, होल्ड। अपने पास होल्ड करके जो आप पैसा रखते हो उसको बोलते हैं बेटा डिमांड फॉर मनी। और एक बात याद रखना, अपने पास आप पैसा होल्ड करके रखते हो इन दी फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज नोन एज डिमांड फॉर मनी। अब सेकेंड पॉइंट सुनो जरा इसी के अंदर। सर ये जो डिमांड फॉर मनी है, प्लीज ध्यान से सुनो, ये जो डिमांड फॉर मनी है इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव डिमांड। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा वर्ड, डिमांड फॉर मनी को हम लोग बोलते हैं डिराइव डिमांड। सर क्या मतलब हुआ? मुझे एक बार बताओ, आप अपने पास पैसा रखोगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आपको रियल गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना है? कंट्रोल करना है। सर क्या मतलब हुआ? आपको एक्चुअल में रियल गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना है? परचेज करना है। परचेज की जगह वर्ड क्या लिख दिया इन्होंने? कंट्रोल। ध्यान से सुनो,
आप अपने पास कैश की फॉर्म में पैसा क्यों रखोगे? क्योंकि आपको एक्चुअल में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको क्या करना है? परचेज। बेटा जब आपको गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है तो बेटा आप अपने पास क्या रखोगे? कैश रखोगे। तो मुझे एक बार बताओ, डिमांड फॉर मनी डिराइव डिमांड है, कैसे डिराइव हो रही है? हम अपने पास कैश क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें क्या करना है? हमें परचेज करने हैं रियल गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा इन रियल गुड्स एंड सर्विसेज पे हमें अपना क्या चाहिए? कंट्रोल। इसकी वजह से हम अपने पास क्या रखते हैं? कैश रखते हैं। इसको बोलते हैं बेटा डिमांड फॉर मनी इज डिराइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, डिराइव है। बेटा एक बार बताओ, मैं अपने पास कैश क्यों रख रहा हूं? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या परचेज करने? गुड्स एंड सर्विसेज। उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए मेरे को अपने पास क्या चाहिए? मनी की डिमांड। इसको क्या बोलते हैं? डिराइव डिमांड। मैं अपने पास पैसा क्यों रख रहा हूं? क्योंकि मुझे गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या चाहिए? कंट्रोल। तो बेटा ये गुड्स एंड सर्विसेज को मेरे को परचेज करना है, इसलिए बेटा मेरे को मनी की क्या है? डिमांड है। तो वर्ड पे फोकस कर लो। डिमांड फॉर मनी इज अ डिराइव डिमांड, नॉट डायरेक्ट डिमांड। डिराइव का मतलब क्या हुआ बेटा? मैं अपने पास कैश क्यों रखूंगा? ये कहां से डिराइव होगा? अच्छा मुझे बताओ, मेरे को क्या परचेज करना है एक्चुअल में? गुड्स एंड सर्विसेज। उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए मुझे अपने पास क्या रखना पड़ेगा? कैश। तो बेटा मुझे बताओ, गुड्स एंड सर्विसेज वाली डिमांड को क्या बोल रहे हैं? डिराइव डिमांड। तो डिराइव डिमांड की वजह से मेरे को अपने पास मनी की क्या है? डिमांड है। और मनी की डिमांड का मतलब आप कितना पैसा अपने पास रखते हो? इन दी फॉर्म ऑफ कैश, इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड। समझ आ रहा है यहां तक? अब एक मैं वापस आ रहा हूं। पहला पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड फॉर मनी? इन सिंपल वर्ड्स, आप अपने पास कितना पैसा रखते हो? इन दी फॉर्म ऑफ कैश। दूसरा पॉइंट, सर अगर मैंने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, क्या ये डिमांड फॉर मनी है? नहीं। बैंक में जो पैसा है वो मेरे पास नहीं है इन दी फॉर्म ऑफ कैश, वो मैंने बैंक में क्या कर दिया? डिपॉजिट। तो बेटा याद रखना, ये जो डिमांड फॉर मनी है इसका मतलब आप कितना पैसा होल्ड करके रखते हो। और स्पेशली बोल रहा है आपका मॉड्यूल इन दी फॉर्म ऑफ कैश, इसको बोलते हैं बेटा डिमांड फॉर मनी। अब मैं अपने पास पैसा होल्ड करके क्यों रखूंगा? क्योंकि मुझे क्या करना है? मुझे गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या चाहिए? कंट्रोल। इसका मतलब मुझे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना है? परचेज। तो बेटा ये जो डिमांड फॉर मनी है ये कैसी डिमांड है? डिराइव डिमांड। डिराइव का मतलब ये मेरे पास पैसा कैश की फॉर्म में रखने की जो डिमांड है ये कहां से निकली? मुझे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना है? परचेज। इसको बोलते हैं बेटा डिराइव डिमांड। यहां तक क्लियर है? पहले इतना लिखो, इसके आगे के कुछ पॉइंट्स और हैं जो लिखवाऊंगा। और एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली बोल रहा हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और पॉइंट्स में आंसर लिखना ज्यादा बढ़िया रहेगा। लिखो इसमें डिमांड फॉर मनी में पहला पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट, इफ पीपल डिजायर टू होल्ड मनी, if people desire to hold money, if people desire to hold money, we can say there is demand for money. If people desire to hold money, we can say there is demand for money. अंडरलाइन करो यहां पे डिजायर टू होल्ड मनी। अंडरलाइन करो बेटा डिजायर टू होल्ड मनी, फुल स्टॉप, एक लाइन इसी के अंदर कंटिन्यूएशन में। डिमांड फॉर मनी इज इन द नेचर ऑफ, डिमांड फॉर मनी इज इन द नेचर ऑफ डिराइव डिमांड। डिमांड फॉर मनी इज इन द नेचर ऑफ डिराइव डिमांड। अंडरलाइन दी वर्ड बेटा डिराइव डिमांड।
अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिराइव्ड डिमांड, आपको क्या करना है? आपको गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना है? परचेस। परचेस की जगह वर्ड क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल। तो बेटा आपने क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में, दैट इज कंटिन्यूएशन में, डिमांड फॉर मनी इज इन द नेचर ऑफ डिराइव्ड डिमांड। अंडरलाइन करो डिराइव्ड डिमांड को। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट यही लाइन लिखी है, डिराइव्ड डिमांड का मतलब समझा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स people demand money, people demand money because they wish to have control. In other words, people demand for money because they wish to have control slash command, कुछ भी लिख सकते हो। In other words, people demand for money because they wish to have control slash command over real goods and services, over real goods and services। लाइन समझ आई? सेकंड, पीपल अपने, दैट इज पब्लिक, अपने पास पैसा क्यों रखती है इन दी फॉर्म ऑफ कैश? क्योंकि उनको क्या करना है? कंट्रोल करना है बेटा। किसको? रियल गुड्स एंड सर्विसेज को। बेटा कंट्रोल का मतलब यहां क्या है? परचेस करना है। अंडरलाइन करो यहां पे कंट्रोल वर्ड को। अब एक मिनट, मैंने एक चीज और बताई अभी आपको, क्या? ये जो आप अपने पास रख रहे हो इन दी फॉर्म ऑफ कैश, इसको क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। तो लिखो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिमांड फॉर मनी, demand for money is actually, demand for money is actually demand for liquidity, demand for money is actually demand for liquidity। underline the word liquidity। अब एक मिनट, अब फर्दर डिमांड फॉर मनी में आगे के डिस्कशन को करने के लिए मेरे को कुछ पॉइंट्स और समझाने, ध्यान से सुनो। आपके मॉड्यूल ने लिखे हैं और एमसीक्यू है। इसका मतलब सर जो डिमांड फॉर मनी है, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि इन पे एमसीक्यू है। ये जो मैं डिमांड फॉर मनी की बात कर रहा हूं बेटा, ये डिमांड फॉर मनी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इन सारे फैक्टर्स पे कहीं ना कहीं बेटा इंपैक्ट डालता है। सर क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब समझो। मेरा क्वेश्चन आपसे है बेटा, ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर मेरी इनकम, मैं अपनी इनकम की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरी इनकम बहुत ज्यादा है। मैं पहला फैक्टर कौन सा लिया? इनकम। अब मुझे बताओ बेटा, मैं कह रहा हूं किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, तो बेटा इनकम ज्यादा होगी तो खर्चे भी तो ज्यादा होंगे, हाँ या ना? तो बेटा मैंने यहां क्या लिखा? इनकम ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर भी क्या है? अब मुझे सोच के बताओ, वर्ड पे फोकस करो, मुझे सोच के बताओ बेटा, एक पर्सन जिसकी इनकम ज्यादा है, उस पर्सन को मैं बोल रहा हूं रिचर पर्सन। रिचर मतलब बहुत रिच है वो पर्सन, उसकी इनकम बहुत ज्यादा है, तो बेटा उसके खर्चे भी ज्यादा होंगे। अब मुझे सोच के बताओ तो बेटा, जब खर्चे ज्यादा होंगे तो डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगा या कम होगा? अपने पास कैश ज्यादा रखेगा या कम रखेगा? क्योंकि खर्चे क्या हैं। तो बेटा अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी भी क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब इनकम और डिमांड फॉर मनी के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। समझो इस चीज को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, एक रिचर पर्सन जिसकी इनकम ज्यादा है उसके खर्चे भी ज्यादा होंगे। जब बेटा खर्चे ज्यादा हैं तो अपने पास वो ज्यादा कैश रखेगा ना, अपने पास वो ज्यादा पैसा रखेगा इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो बेटा यहां वर्ड क्या निकल रहा है? अगर इनकम ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो पहला फैक्टर इन्होंने क्या बोला? इनकम। क्लियर है सबको? अब आते हैं बेटा सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर ये बोल रहे हैं बेटा प्राइस लेवल। कौन से फैक्टर की बात करिए? प्राइस। और यहां पे प्राइस का मतलब बेटा एवरेज प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं। एवरेज
एवरेज का मतलब ये एज्यूम कर लो, एवरेज प्राइस लेवल का मतलब ये एज्यूम कर लो कि सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ गई। बाहर बारिश हो रही है अगर, तो एसिड रेन है, एसिड रेन है, पहली बार बारिश देखी है? अरे तुम सबसे पूछ रहा हूं, 2-2 मिनट बाद पहली बार बारिश देखी है? या मोर की तरह नाचना है? अगर नाचना तो जाओ, चक दुम दुम दुम। कोई लड़की है या कोई लड़का है, जब वो हंसता है, हंस तो तुम सारे रहे हो। अगर अब कोई पलटा तो उसकी गर्दन ऐसी कर दूंगा, अब वो बैठेगा ऐसे, फेस होगा पीछे। बारिश हो रही है, पता नहीं 2-2 मिनट बाद इधर सुन लो। अरे भैया इधर सुन लो, प्राइस की बात करूं, सुन लो, प्राइस की बात कर रहा हूं मैं। ये एज्यूम कर रहा हूं बेटा, जनरली एवरेज प्राइस लेवल जो है, एवरेज प्राइस लेवल का मतलब है बेटा सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज हो गए। सर एक बार बताओ इसका मतलब क्या हुआ एक वर्ड में? बेटा इसका सिंपल सा मतलब है, जब प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो बेटा इसका मतलब क्या है? एक तरीके से इन्फ्लेशन है ना। कहने का मतलब जो चीज आप पहले 100 रुपए में खरीदते थे, आप बेटा वही चीज आपको कितने में मिल रही है? 120। इसका मतलब बेटा जो प्रोडक्ट या जो सर्विस पहले आप 100 में खरीदते थे, वो प्रोडक्ट या वो सर्विस आज के डेट में आपको 120 में मिल रही है। तो बेटा कहीं ना कहीं एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो गए बेटा? इंक्रीज हो गए। तो जब प्राइस लेवल इंक्रीज होंगे तो एक तरीके से क्या आ गया? अब सोच के बताना बेटा, जब प्राइस लेवल इंक्रीज होते हैं तो बेटा डिमांड फॉर मनी क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? बेटा हर चीज महंगी हो गई। जब हर चीज महंगी हो गई तो हम अपने पास कैश ज्यादा रखेंगे कम रखेंगे? तो बेटा डिमांड फॉर मनी क्या हो गया? ज्यादा। समझो इस चीज को, मैं किससे आपको लिंक करा रहा हूं? प्राइस को डिमांड फॉर मनी से। अब मुझे एक बात बताओ, आपने बोला इनकम ज्यादा तो डिमांड फॉर मनी, आपने बोला बेटा जनरल प्राइस लेवल या एवरेज प्राइस लेवल इंक्रीज हो गए तो बेटा डिमांड फॉर मनी भी तो इंक्रीज होगा। जो चीज पहले मुझे कितने में मिल रही थी, अब मुझे कितने में मिल रही है, तो बेटा मैं अपने पास ज्यादा पैसा रखूंगा ना। तो समझिए बेटा इस चीज को। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, प्राइस लेवल और डिमांड फॉर मनी के बीच में कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। एमसीक्यू है ये, इसलिए बता रहा हूं। अब अगर मैं बात करूं, दोनों फैक्टर क्लियर हैं, तो इसका मतलब बेटा मैंने आपको क्या बताया? डिमांड फॉर मनी के अंदर अब आपको पढ़ने हैं बहुत सारे फैक्टर्स, जिसमें टोटल 4 फैक्टर्स, और यह बताया गया उन चारों फैक्टर्स के बीच में कि अगर एक फैक्टर इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अभी तक आपने 2 फैक्टर समझे। पहला फैक्टर क्या बताया? इनकम। दूसरा फैक्टर एवरेज प्राइस लेवल। एवरेज प्राइस लेवल का मतलब होता है सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस क्या हो गए बेटा? बढ़ गए। जब सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन। तो बेटा हमारी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो बेटा एक मिनट, यहां तक क्लियर है? लिखो जरा, कितने पॉइंट्स लिख के थे? 3। फोर्थ लिखो जरा, और ये इंपॉर्टेंट है जो अब लिखवा रहा हूं, इस पे एमसीक्यू है। फोर्थ लिखो, बिफोर वी गो इनटू फर्दर डिस्कशन, बिफोर वी गो इनटू फर्दर डिस्कशन, बिफोर वी गो इनटू फर्दर डिस्कशन, लेट अस अंडरस्टैंड, let us understand how various factors, before we go into further discussion, let us understand how various factors impact demand for money, how various factors impact demand for money। अब इसमें ABCD करके लिखना फैक्टर्स। फर्स्ट लिखो A करके। बेटा पहला फैक्टर क्या आएगा यहां पे?
तो इनकम मत लिखो, पहले फैक्टर में स्टेटमेंट ही लिखवा रहा हूं डायरेक्ट, उसमें स्टेटमेंट में इनकम आएगा। लिखो हायर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, हायर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल कॉमा higher the individual, sorry, higher the income of individual comma higher the expenditure, higher the income of individual comma higher the expenditure, full stop। अब एक लाइन लिख रहा है ध्यान से, richer people hold more money, रिचर पीपल होल्ड मोर मनी। ब्रैकेट में लिखो डिमांड फॉर मनी क्या होगी बेटा, कम या बढ़ेगी? डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस। यहां पे अंडरलाइन करो हायर द इनकम, अंडरलाइन करो यहां पे हायर द इनकम, अंडरलाइन करो एक्सपेंडिचर और अंडरलाइन करो मोर मनी। तो इन्होंने पहला फैक्टर जो बताया बेटा वो स्टेटमेंट लिख दी, और स्टेटमेंट में वर्ड क्या आ रहा है बेटा, इनकम। अब आते हैं हम सेकंड फैक्टर में बेटा किसकी बात करेगा, एवरेज प्राइस लेवल। सिंपल सा मतलब सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस क्या हो गए बेटा, बढ़ गए। तो सेकंड लिखो बेटा, सेकंड दैट इज बी, हायर द प्राइस लेवल कॉमा हायर द प्राइस लेवल कॉमा हायर शुड बी दी होल्डिंग ऑफ मनी, हायर द प्राइस लेवल कॉमा हायर शुड बी दी होल्डिंग ऑफ मनी। बेटा डिमांड फॉर मनी बढ़ा घटा, तो ब्रैकेट में लिख लो डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस। अंडरलाइन करो यहां पे प्राइस वर्ड को, अंडरलाइन करो बेटा हायर वुड बी दी होल्डिंग ऑफ मनी। अब आते हैं बेटा, देख मिनट, आपने दो फैक्टर पढ़े हैं, पहला फैक्टर इनकम, दूसरा फैक्टर बेटा प्राइस। अब हम लोग देखते हैं बेटा तीसरा फैक्टर, प्लीज ध्यान से सुनिए। थर्ड जो फैक्टर की बात कर रहे हैं, थर्ड फैक्टर की बात कर रहे हैं बेटा इंटरेस्ट रेट। बेटा ध्यान से समझिए, इंटरेस्ट रेट की बात करता है। सर इंटरेस्ट रेट ये एज्यूम कर लो, प्लीज ये एज्यूम कर लो जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा था 5%, ये एज्यूम करो। ध्यान से सुनो, जो इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट पे है ये इंटरेस्ट रेट अभी तक आपको कितना मिल रहा था। अब बेटा अब आरबीआई ने क्या करा, इस इंटरेस्ट रेट को 5% से बढ़ा के कर दिया 10%। अब मुझे सोच के बताओ, ध्यान से सोचना बेटा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप अपने पास जो पैसे की डिमांड है वो ज्यादा रखोगे या कम? इसका मतलब बेटा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो आप अपने पास पैसा इन दी फॉर्म ऑफ कैश ज्यादा रखोगे या कम? इसका मतलब बेटा डिमांड क्या हो जाएगी, कम। बेटा ज्यादा क्यों होगी? डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या है यहां पे, कि आप अपने पास कितना पैसा रख रहे हो इन दी फॉर्म ऑफ कैश। बेटा अगर बैंक इंटरेस्ट रेट क्या करता है, बढ़ाता है, तो आप अपने पास कैश की फॉर्म में पैसा क्या करोगे, कम रखोगे। क्यों? क्योंकि आप चाहोगे ना कि आप अपना पैसा कहां डिपॉजिट कर दो, बैंक में, क्योंकि आपको ज्यादा क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अब ध्यान से सुनना, वर्ड पे फोकस करा रहा हूं। ये एज्यूम करो कि आपने डिपॉजिट, दैट इज इंटरेस्ट रेट जो डिपॉजिट पे था वो 10% हो गया, और आपने ये डिपॉजिट बैंक में नहीं किया, आपने पैसा डिपॉजिट बैंक में नहीं किया, तो आपने एक तरीके से अपना लॉस किया ना। कितने परसेंट का लॉस किया? 10%। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वर्ड पे फोकस कर लो। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने पैसे पे कितना इनकम जनरेट कर सकते थे,
10%। आपने उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या कर दिया, खो दिया। समझ आए वर्ड मैंने क्या बोला? मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज, अगर आप पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं करते इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद, तो बेटा आप कौन सी कॉस्ट को खो दोगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी ना कि आप अपने पैसे पे क्या कर सकते हो, बैंक से इंटरेस्ट ले सकते हो, लेकिन आपने डिपॉजिट नहीं किया, आपने पैसा अपने पास रखा इन दी फॉर्म ऑफ कैश, तो बेटा आपने कौन सी कॉस्ट को लॉस कर दिया? तो ध्यान से सुन लो, वर्ड पे फोकस कर लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्ड आएगा। समझ आया वर्ड मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कितना परसेंट खो दिया? 10%। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपके पास क्या थी? एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने पैसे पे 10% क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट ले सकते हो बेटा, लेकिन आपने डिपॉजिट ना करने की वजह से अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया। आई होप क्लियर है। तो बेटा वर्ड पे फोकस करो। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो डिमांड फॉर मनी क्या हो जाता है, कम। क्लियर है। और एक लास्ट फैक्टर की बात और करिए आपके मॉड्यूल ने, और लास्ट फैक्टर है बेटा इनोवेशन। वर्ड पे फोकस करना, इनोवेशन। सर इनोवेशन का मतलब क्या है? आज की डेट में बेटा आपके सामने मार्केट में एटीएम आ चुके हैं, और एटीएम के थ्रू आप पैसे को क्या कर सकते हो, विड्रॉल। दूसरा, आज की डेट में आपके पास क्या आ चुका है, यूपीआई। दैट इज, आप लोग पेटीएम करते हो, पेटीएम नहीं बोल रहे, पेटीएम तो बेटा एक तरीके से क्या है, एप्लीकेशन है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे गूगल पे आ गया, जैसे बेटा पेटीएम है वैसे गूगल पे भी है, और बहुत सारी एप्लीकेशन है। पॉइंट इज दैट आज के डेट में इतना ज्यादा इनोवेशन आ गया। इनोवेशन का सिंपल सा मतलब मार्केट में क्या आ गई बेटा, टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे एटीएम आ गए, जैसे बेटा यूपीआई आ गया, यूपीआई की जगह आपके मॉड्यूल ने लिख दिया एप्लीकेशन। ठीक है। तीसरा एक और एग्जांपल लिखा है बेटा, इंटरनेट बैंकिंग। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट बैंकिंग? आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर पे, ध्यान से सुनो, आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट को कनेक्ट करके आप अपना बैंक अकाउंट अपने कंप्यूटर पे ही क्या कर सकते हो बेटा, ओपन कर सकते हो, और आप अपने कंप्यूटर से अपने बैंक अकाउंट के थ्रू फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हो। इसको बोलते हैं बेटा क्या, इंटरनेट बैंकिंग। अब सोच के देखो, मार्केट में बहुत ज्यादा क्या आ गया, इनोवेशन मार्केट में आया, तो आपके पास जो मनी की डिमांड है वो आप ज्यादा रखोगे या कम? सोच के देखो। अब आपको पता है कैश रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों रखने की जरूरत नहीं है कैश अपने पास? क्योंकि आप सामने वाले को पेमेंट कर सकते हो किसके थ्रू, यूपीआई के थ्रू। सोच के देखो। अब मुझे बताओ, हम अपने पास कैश क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमारे पास कैश कम क्यों हो गया? दैट इज मनी की डिमांड इसलिए कम हो गई क्योंकि मार्केट में क्या आ गए, इनोवेशन। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, मैं कहता हूं कि मैं अपने पास कैश नहीं रख रहा, मैं अपने पास कार्ड रख रहा हूं, कार्ड, एटीएम कार्ड। मुझे अगर पैसे की जरूरत होगी तो पहली बात तो मैं कार्ड को स्वाइप करा लूंगा, और अगर कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा तो मैं बगल से एटीएम है उससे पैसे को क्या कर लूंगा, विड्रॉ। बेटा इनोवेशन की वजह से डिमांड क्या हो गया, मनी का, कम। अब मुझे बताओ थर्ड फैक्टर में क्या बोला, थर्ड फैक्टर में क्या बोला इन्होंने, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो डिमांड फॉर मनी क्या हो जाता है, कम। फोर्थ फैक्टर में इन्होंने बोला इनोवेशंस की वजह से भी डिमांड फॉर मनी क्या हो गया, कम। अब आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जर्नली बात करूं तो ऑन एन एवरेज हम लोग बहुत कम कैश कैरी करके जाते हैं। हमें पता है कि हमारे पास यूपीआई है और सामने वाला यूपीआई के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करेगा, तो बेटा हम यूपीआई के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ या ना? तो हम अपने पास मनी की डिमांड क्या रखेंगे, इनोवेशन की वजह से कम। अब ध्यान से सुनो, वर्ड पे फोकस करो। ये जो यूपीआई है ना, इस यूपीआई को आपके मॉड्यूल ने लिख दिया एप्लीकेशन बेस्ड ट्रांसफर। क्या लिखा आपके मॉड्यूल ने, एप्लीकेशन बेस्ड ट्रांसफर। और यूपीआई कैसा ट्रांसफर है, रियल टाइम। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल टाइम? मैं आपके अकाउंट में यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहा हूं, सेम टाइम पे मेरे अकाउंट से तो डेबिट होगा और आपके अकाउंट में क्या होगा,
क्रेडिट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? रियल टाइम ट्रांसफर, दैट इज नोन एज व्हाट? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तो फुल फॉर्म होती है। अब एक मिनट, क्लियर हुए चारों फैक्टर? पहला फैक्टर क्या बताया? इनकम, अगर इनकम ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी। दूसरा फैक्टर प्राइस लेवल इंक्रीज तो डिमांड फॉर मनी इंक्रीज। तीसरा फैक्टर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, डिमांड फॉर मनी डिक्रीज। इनोवेशंस की वजह से डिमांड फॉर मनी ऑल्सो डिक्रीज। कोई मुझे बताएगा एटीएम की फुल फॉर्म? बहुत सारे पता क्या बोलते हैं, बता देता हूं, फुल फॉर्म कायदे में है नहीं, बहुत सारे बोलते हैं इसको। कायदे में इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी। बेटा ये सारे जो फुल फॉर्म है ये बेटा हम लोगों ने खुद बना दी। कायदे में इसकी फुल फॉर्म है बेटा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और इसकी टेक्निकल फुल फॉर्म कुछ और होती है, वो अभी तुम लोगों के लेवल के लिए नहीं है। दूसरा, यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग यूपीआई तो यूज कर रहे हैं, लेकिन बेटा हमें यही नहीं पता कि फुल फॉर्म क्या होती है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। तो लिखिए बेटा नेक्स्ट फैक्टर, थर्ड। दो लिखे थे, थर्ड फैक्टर लिखो। हायर द इंटरेस्ट रेट, ध्यान से लिखना बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये। हायर द इंटरेस्ट रेट कॉमा, हायर द इंटरेस्ट रेट कॉमा, हायर वुड बी दी higher would be the opportunity cost. Higher interest rate comma, higher would be the opportunity cost of holding cash. Higher interest rate comma, higher would be the opportunity cost of holding cash, and lower the demand for money. एंड लोअर द डिमांड फॉर मनी। पहले तो यहां अंडरलाइन करो हायर इंटरेस्ट रेट, अंडरलाइन करो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अंडरलाइन करो यहां पे लोअर डिमांड फॉर मनी को। बेटा व्हाट इज मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मेरे पास क्या थी? एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपने पैसे पे कितना इंटरेस्ट गेन कर सकता हूं, 10%। डिपॉजिट ना करने की वजह से मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई ना भाई, एक तरीके से मैंने ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लॉस कर दिया ना। तो याद रखना बेटा, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि डिपॉजिट कर दें अगर पैसा तो 10% हमारे को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं डिपॉजिट नहीं करता तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाती? हम लोग लॉस कर देते। इसलिए बेटा डिमांड फॉर मनी कम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे अपने पैसे को बैंक में अगर डिपॉजिट करते हैं तो हमारे को कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या होगा, हमारे को 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है सबको? लास्ट पॉइंट लिखो इनोवेशन। फोर्थ लिखो बेटा इनोवेशन, और इनोवेशंस करना इसको। फोर्थ लिखो इनोवेशंस सच एज एटीएम, ब्रैकेट में फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इनोवेशंस सच एज एटीएम, ब्रैकेट में ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ब्रैकेट बंद, कॉमा, एप्लीकेशन बेस्ड ट्रांसफर। एप्लीकेशन बेस्ड ट्रांसफर क्या आएगा बेटा ब्रैकेट में? इसके ब्रैकेट में लिख लो यूपीआई, और यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? लिख लो, लिखो यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पता होनी चाहिए।
अब सुनो पूरी लाइन क्या बोल रहा है। इनोवेशन सच एज एटीएम कॉमा एप्लीकेशन बेस्ड ट्रांसफर कॉमा इंटरनेट बैंकिंग reduces the need for holding liquid money, इसका मतलब इनोवेशंस की वजह से भी डिमांड फॉर मनी क्या हो गया, कम। तो यही बोल रहा है बेटा, रिड्यूसेस द नीड फॉर होल्डिंग लिक्विड मनी। अंडरलाइन करो यहां पे वर्ड को इनोवेशंस और अंडरलाइन करो बेटा रिड्यूसेस द नीड। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट दैट इज डिमांड फॉर मनी। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। बस मुझे इतना बता दो एक वर्ड में, डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या है? आप कितना पैसा अपने पास रखते हो इन दी फॉर्म ऑफ कैश इज नोन एज डिमांड फॉर मनी। अब इसका मतलब डिमांड फॉर मनी को समझने के लिए आपने बहुत सारे फैक्टर्स देखे। पहला फैक्टर आया बेटा क्या, इनकम। अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड फॉर मनी भी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। दूसरा, एवरेज प्राइस लेवल बढ़ रहा है, डिमांड फॉर मनी भी बढ़ रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन है। तीसरा, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, डिमांड फॉर मनी कम है क्योंकि हम अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस नहीं करना चाहते। फोर्थ, इनोवेशंस की वजह से डिमांड फॉर मनी कम हो गया। मुझे पता है कैश रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदूंगा यूपीआई से ट्रांसफर कर दूंगा। आई होप क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब सुन लो जरा, अब मैं जो तुम्हें पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, तुम्हारे मॉड्यूल ने ये पॉइंट्स लिखे हैं तो तुम भी नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। अब सर नोट डाल का मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स तुम्हारे मॉड्यूल ने अलग से लिखे हुए बॉक्स बना के, इसलिए तुम्हारे को नोट डाल के लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है बेटा, आरबीआई मैनुअल। आरबीआई का एक मैनुअल है, ठीक है, आरबीआई ने एक मैनुअल बनाया था, आरबीआई मैनुअल ऑन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब आरबीआई मैनुअल है, एक आरबीआई का मैनुअल है, उस मैनुअल का नाम है बेटा फाइनेंशियल एंड बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स। उस मैनुअल के अंदर आरबीआई ने मनी की डेफिनेशन लिखी है। अभी तक तुमने मनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो मनी की डेफिनेशन के अंदर तुमने 3 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, स्टोर ऑफ वैल्यू। दूसरा पॉइंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तीसरा पॉइंट दैट इज यूनिट ऑफ अकाउंट, जिसको बोलते हैं कॉमन बेस। अब यहां पे जो डेफिनेशन बता रहा है बेटा, वो किसके अकॉर्डिंग बता रहा है, आरबीआई मैनुअल के अकॉर्डिंग। अब सुनिए जरा ध्यान से, क्या बोला आरबीआई मैनुअल में मनी की डेफिनेशन। मनी की डेफिनेशन में बोला मनी इज व्हाट, मनी इज सिंपली दी फाइनेंशियल लिक्विड एसेट। क्या बोल रहा है, प्लीज सुन लो, मनी इज सिंपली दी फाइनेंशियल लिक्विड एसेट जिसके वेरिएशन से बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे इंपैक्ट आता है। आरबीआई मैनुअल के अकॉर्डिंग बेटा, वापस सुन लो, आरबीआई मैनुअल के अकॉर्डिंग मनी की डेफिनेशन बताई, मनी इज फाइनेंशियल लिक्विड एसेट। किसका फोन बज रहा है, बंद कर लो या साइलेंट करो। फोन नहीं बज रहा, इधर देखो जरा क्या बोल रहा है। आरबीआई मैनुअल के अकॉर्डिंग मनी क्या है, फाइनेंशियल लिक्विड एसेट जिसके वेरिएशन से, इसका मतलब मनी के अगर स्टॉक में क्या आया वेरिएशन, तो बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे क्या आएगा, इंपैक्ट। सर इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं एक कंट्री की बात करता हूं, यूएस कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, तो मुझे बताओ उस यूएस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होंगी या कम। इसका मतलब बेटा ज्यादा पैसा है यूएस में, तो वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, हाई होगा, तो बेटा वो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे, यस या नो।
ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे। पॉइंट इज दैट, मुझे एक बात बताओ, एक कंट्री यूएस के अंदर बहुत पैसा है, तो बेटा वहां पे उस कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी ज्यादा हो रही होंगी, ज्यादा स्पेंडिंग हो रही होगी, हां या ना? ऑन दी अदर हैंड मैं कह रहा हूं एक कंट्री और लेता हूं, ठीक है, कंट्री का नाम नहीं लिख रहा, उस कंट्री के अंदर बेटा मैं कहता हूं पैसा कम है, तो बेटा वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही होंगी या कम? भाई पैसा ही नहीं है, तो बेटा जब पैसा ही नहीं है, जैसे अभी तुम्हें पता भी हो श्रीलंका, ठीक है, अब मैं कह रहा हूं बेटा वहां पे पैसा ही नहीं है, तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो रही होंगी? कम। इसका मतलब बेटा डेफिनेशन पढ़ना, क्या बोल रहा है? मनी एक फाइनेंशियल लिक्विड एसेट है जिसके वेरिएशन से, मींस मनी के स्टॉक में अगर क्या आया वेरिएशन, तो बेटा इसका इंपैक्ट किस पे जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब सोच के देखो, यूएस में पैसा ज्यादा, तो ज्यादा खर्चा हो रहा है, और यूएस के कंपैरेटिवली श्रीलंका में पैसा कम, तो क्या हो रहा है? खर्चा कम या ज्यादा? अब सोच के बताओ बेटा कहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है? क्यों हाई है? क्योंकि पैसा ज्यादा है। तो ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है आरबीआई का मैनुअल, कि मनी की डेफिनेशन ये भी हो सकती है। तो बेटा एक बात ध्यान से सुन लो, आरबीआई मैनुअल के अकॉर्डिंग, वापस फोकस कर लो, आरबीआई मैनुअल के अकॉर्डिंग मनी इज फाइनेंशियल लिक्विड एसेट जिसके वेरिएशन से, जिसके वेरिएशन मतलब जिसके स्टॉक में अगर वेरिएशन आता है, तो बेटा किस पे इंपैक्ट आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। आप ध्यान से सुन लो, अगर एग्जाम में लाइन आती है अकॉर्डिंग टू आरबीआई मैनुअल मनी की डेफिनेशन क्या है, तो 3 पॉइंट नहीं है वो। कौन से 3 पॉइंट नहीं है? पहला, एक मिनट, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट। बेटा ध्यान से सुन लेना, अगर ये वर्ड नहीं लिखा आरबीआई मैनुअल, तो फिर वो वाली डेफिनेशन है, और वर्ड क्या लिखा है? आरबीआई मैनुअल, तो डेफिनेशन चेंज है। और मैनुअल का नाम क्या है? फाइनेंशियल एंड बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? लिखो जरा, इसलिए लिखवा रहा हूं नोट डाल के, तुम्हारे मॉड्यूल ने बॉक्स के अंदर लिखा हुआ ये लाइन, नोट डाल के लिखो, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एमसीक्यू। लिखो, एज पर आरबीआई मैनुअल, as per RBI manual on financial and banking statistics 2007, 2007 की बात कर रही है, वो मैनुअल आया था 2007 में। as per RBI manual on financial and banking statistics 2007, money can be defined for policy purpose. Money can be defined for policy purpose. Money can be defined for policy purpose as set of liquid financial asset, as set of liquid financial asset, comma, the variation in the stock, the variation in the stock of which, the variation in the stock of which could impact economic activities. As per, ध्यान से सुन लो वापस, as per RBI manual on financial and banking statistics 2007, money can be defined for policy purpose as a set of liquid financial asset, comma, the variation in the stock of which could impact economic activities. अंडरलाइन करो यहां पे, वेरिएशन वर्ड को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर्ड को,
और आरबीआई मैनुअल को, आरबीआई मैनुअल को अंडरलाइन करो। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूं आज के लिए, आज के लेक्चर के लिए। हाउ मनी इज मेजर्ड। प्लीज सुन लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हाउ मनी इज मेजर्ड। सर आपकी इकोनॉमी में टोटल कितना मनी है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? हाउ मनी इज मेजर्ड का मतलब पूरी इकोनॉमी में टोटल कितना मनी है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है इसका एक्चुअल मतलब। आगे फॉर्मूले पढ़ोगे आप बहुत सारे। वापस आओ, सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? हाउ मनी इज मेजर्ड मींस इकोनॉमी के अंदर टोटल कितना मनी है, आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इस चीज को समझाया गया इस टॉपिक के अंदर। आज के लिए सुन लो, आपकी इकोनॉमी में टोटल कितना मनी है, इसको मेजर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा ब्रॉड मनी। आगे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, आगे जाके कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। मैं वापस बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? आपकी इकोनॉमी में टोटल कितना मनी है, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है? ब्रॉड मनी। सर ब्रॉड मनी के अंदर आज के लेक्चर के लिए सुन लो, ब्रॉड मनी के अंदर वो सारी चीजें आएंगी। वो सारी चीजें कौन कौन सी? एक तो ब्रॉड मनी में आएगा लिक्विडिटी, और एक आएगा बेटा स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या बोल रहा हूं प्लीज सुन लो। आपकी इकोनॉमी में कितना मनी है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ब्रॉड मनी। सर ब्रॉड मनी का मतलब क्या है? ब्रॉड मनी encompasses everything which includes liquidity and store of value। सर क्या मतलब हुआ है? लिक्विडिटी का मतलब क्या है? वो पैसा जो मेरे पास है, जिसको मैं आज खर्च करने के लिए अपने पास रख रहा हूं। एक बात बताओ, एक मिनट, मुझे ब्रेड खरीदनी है आज, तो मैं अपने पास ब्रेड को खरीदने के लिए पैसा रखूंगा, हाँ या ना? तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? लिक्विडिटी। अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई, डिमांड फॉर मनी का मतलब आप अपने पास कितना पैसा रखते हो इन द फॉर्म ऑफ कैश, और उसमें वर्ड भी आ रहा था क्या? लिक्विड। मुझे बताओ, मुझे रियल गुड्स एंड सर्विसेज आज खरीदने हैं ना, तो मैं अपने पास अपना पैसा हाथ में रखूंगा ना, उसको क्या बोलेंगे? लिक्विडिटी। और स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब मुझे घर खरीदना है 5 साल बाद, तो बेटा मैंने 5 साल के लिए बैंक में क्या करा ली? एफडी। इसको क्या बोलेंगे? दोनों को जोड़ दो। तो बेटा आपकी इकोनॉमी में टोटल मनी क्या होगा? जितना पैसा हमारे हाथ में और जितना पैसा कहां है? बैंक में। दोनों को जोड़ दोगे क्या आ जाएगा? टोटल मनी आ जाएगा, हाँ या ना? इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी। अभी इसको अंदर फॉर्मल डेफिनेशन और भी आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए आज के कॉन्सेप्ट के लिए फोकस कर लो। आपकी इकोनॉमी में टोटल कितना मनी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है? ब्रॉड मनी में क्या आएगा? मेरे पास, एक मिनट, मेरे पास कितना कैश है और मेरे पास कितना पैसा डिपॉजिट है। कैश को क्या बोल रहा हूं? लिक्विडिटी, ठीक है। और डिपॉजिट को क्या बोल रहा हूं? कहानी खत्म। दोनों को जोड़ दो, टोटल मनी आ जाएगा। आप एक बात सोचो, हम सबके पास जितना कैश है और हम सबके पास जितना डिपॉजिट है, अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो इकोनॉमी में टोटल मनी जितना है वो आ जाएगा, हाँ या ना? इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी। तो ब्रॉड मनी में दो चीज, पहली चीज लिक्विडिटी, दूसरी चीज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। गोल्ड भी आ सकता है, जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। आप सोच के देखो, मेरे पास ऑलरेडी कैश ही है, कैश है, उसको क्या बोलूंगा?
लिक्विडिटी। मुझे आज खर्च करने के लिए, आज गुड्स एंड सर्विसेज पे कंट्रोल करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको बोलेंगे लिक्विडिटी। और फ्यूचर में जो मुझे खरीदना है उसको मैं क्या करके रखूंगा, स्टोर, दैट इज नोन एज स्टोर ऑफ वैल्यू। आई होप क्लियर है। बस इतना अपडेट कर लो आज के लेक्चर के लिए। इसमें फर्दर और कॉन्सेप्ट हैं जो आगे आएंगे। हेडिंग डालो जरा, हाउ मनी इज मेजर्ड, हाउ मनी इज मेजर्ड। 2 पॉइंट्स लिख रहा हूं बस आज के लेक्चर के लिए। फर्स्ट पॉइंट लिखो, द अमाउंट ऑफ मनी in an economy, the amount of money in an economy is generally measured, the amount of money in an economy is generally measured through what is called broad money. The amount of money in an economy is generally measured through what is called broad money. इसका मतलब बेटा हमारी इकोनॉमी में टोटल कितना मनी है इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है, अंडरलाइन करो बेटा ब्रॉड मनी वर्ड को। और ब्रॉड मनी में कितनी चीजें आएंगी, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ब्रॉड मनी एनकम्पासेस एवरीथिंग। ब्रॉड मनी लिखा है मैंने तुम्हारे सामने यहां पे, ब्रॉड मनी एनकम्पासेस एवरीथिंग which includes liquidity and store of value. Broad money encompasses everything which includes liquidity and store of value. दोनों वर्ड को अंडरलाइन करो, लिक्विडिटी, स्टोर ऑफ वैल्यू। फिलहाल आज के लेक्चर को यहीं रोक रहा हूं, इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें और भी फर्दर डिस्कशन है, तो इससे आगे का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।